बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहले एक अहम खबर आपको देंगे, उसकी तफसील जानेंगे। JUIF अपने अरकान असेंबली की सिक्योरिटी खुद संभालने के लिए तैयार खड़ी है, ऐसा फैसला कर लिया गया। अंसारुल इस्लाम के रजाकार पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पहुंच गए। पार्लियामेंट लॉजेस में रजाकारों ने गश्त शुरू कर दिया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तलवाली से। आदिल, क्या माहौल था, क्या मनाजिर थे, वहां पर कितने लोग थे और पुलिस का मुमकिन तौर पर क्या एक्शन हो सकता है? अभी देखें, जमीयत उलमा इस्लाम के जो अरकान असम्बली हैं उनकी सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं उन्होंने खुद संभालने का फैसला किया है और बड़ी तादाद में अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ अरकान असम्बली JUI के जो हैं उनकी रहायशगाहों के अतराफ जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी जानब वफाकी पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुंची है। अब से कुछ देर कबल ही जब मीडिया पर खबरें नशर हुई कि अंसारुल इस्लाम के लोग जो हैं वो अरकान असम्बली की हिफाजत के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे हैं, तो उसके बाद वफाकी पुलिस के एहलकार जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुंचे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी पुलिस की जानब से हिकमत अमली जो है वो तैयार नहीं की गई या ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि अंसारुल इस्लाम के जो लोग पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं आया उनको बाहर निकाला जाएगा या नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो है पुलिस के डंडों के हमरा जो है एहलकार हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अरकान असम्बली और दीगर जो पार्लियामेंट लॉजेस आने जाने वाले जो उनके मेहमान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो है पार्लियामेंट लॉजेस के बाद पुलिस की फोर्स जो तैनात कर दी गई है। लेकिन आदिल हमारे साथ ही रहिए आप, मुझे थोड़ा सा इस सूरत हाल को समझाए कि पुलिस बाहर ही मौजूद है, अंदर ये लोग मौजूद हैं, ये इतनी आसानी से अंदर आ भी गए और अपने तौर पे इन्होंने चार्ज संभाल भी लिया। पुलिस बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कर रही, अंदर ये है, बाहर पुलिस खड़ी है, क्या माहौल ऐसा है? बिल्कुल इसी तरह जी, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है वो अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और पुलिस जो है, पुलिस को तो पहले जिस वक्त अंसारुल इस्लाम के जो लोग थे वो लॉजेस के अंदर रेड जोन के अंदर जब पहुंचे हैं तो पुलिस को खबर ही नहीं हुई। अब से कुछ ही लम्हे कबल जो है वफाकी पुलिस के एहलकार जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो है वो लाए गए हैं और तैनात किए गए हैं। अभी वे पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर की अगर बात की जाए तो लॉजेस के बाहर गेट के साथ वाली दीवार जो है वहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये पुलिस के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो अपने अरकान असम्बली JUI के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी सिक्योरिटी पर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तैनात है। कुछ गैर मामूली नहीं है अफसर की तो ये इतना आसान है कि पुलिस बाहर खड़ी रहे और अंदर कोई इस तरह से लोग पहुंच जाए और वो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे, इसमें कुछ गैर मामूली नहीं है। देखें, वफाकी पुलिस का कोई भी आला अफसर जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो है वो आला अफसर कोई पहुंचेगा तो उसी के बाद इन एहलकारों को हदायत की जाएगी कि वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जाएं। ठीक है आदिल, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान और उन्होंने ये कहा था कि जो बुरे इरादे हैं हुकूमत के उससे बचने के लिए रजाकारों को तैयार रहने की हिदायत की गई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये हमारे लिए तो कोई अनहोनी बात नहीं है। ये आपको याद होगा कि ये पार्लियामेंट पर हमले का बहुत अवेला मचाया करते थे, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। आज आप इनकी असल शक्ल देख लें कि ये खुद पार्लियामेंट के ऊपर हमला आवर हुए हैं और लठ बरदार और इन्होंने गुंडा फोर्स तश्कील देकर उन सबको यहाँ पर लेके आए हैं ताकि हमला करें और यहाँ पर अपनी मर्जी का कानून जो है वो बनाएं। यहाँ पर जंगल का कानून नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर एक आइन है, इस मुल्क के अंदर एक कायदा है, इस मुल्क के अंदर हर शहरी की सेफ्टी की जमानत है। रेड जो हमारा सिक्योरिटी एरिया है उसमें डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है, उसमें फॉरेन ऑफिस भी है, उसमें होटल्स भी हैं जिनके अंदर फॉरेनर्स आके रहते हैं। ये तो सब कुछ देखिए, ये तो सब कुछ आपको पता है, ये जो आप हमें बता रहे हैं। अब मुझे बताइए आगे आप लोग करेंगे क्या, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन तो आप ही कैटर कर सकते हैं। पुलिस बाहर है, वो लोग अंदर है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स है और इनिशियल जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि इनको शायद MNAs की गाड़ियों के अंदर छुपा कर लाया गया है। अब मुझे नहीं पता ये किस हद तक, लेकिन अब ये छुपे हुए नहीं है शहबाज गिल साहब। अब तो देखिए ये सब कुछ सामने है, समा की स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स है। आप ये देखना होगा कि किस तरह ये यहाँ पहुंचे, क्योंकि यहीं पर एक अभी OIC की कॉन्फ्रेंस होनी है
अगर इस तरह एक लठबरदार लोग यहाँ पहुंच जाएं तो उस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी का भी हमें सोचना पड़ना। तो ये बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स है, इसके ऊपर पूरी तहकीक होगी। ये तो देखिए और सर ठीक है, आप बिल्कुल सही करेंगे तहकीक करके। अब मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, हमारे देखने वालों को ये समझाइए, इसकी जिम्मेदारी किस पे बनती है? आप लोग सवाल करेंगे डायरेक्टली, आप तो किससे पूछेंगे? वो लोग कहाँ हैं जो इस सबके जिम्मेदार है? जी देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो इस्लामाबाद पुलिस की है, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी की है। और अगर ये लोग वहाँ बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि ये जो जोन है उसकी सिक्योरिटी उन्होंने देनी है। तो ये बिल्कुल लैप्स है, इसके ऊपर तहकीक होगी। इसके ऊपर जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो डेफिनेटली ऑलरेडी ही इज लुकिंग इनटू इट, और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। सर इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, हमें मजीद मेहमानों को भी, अपने मोअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानों को बुलाना है। वफूद आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया आएगा और ये सब कुछ उनके सामने जा रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो वो तो यही कहेंगे ना कि हम इसको केटर नहीं कर पाए, पाकिस्तान इसको केटर नहीं कर पाया। सर ये तो जितनी देर आप लोग इस मामले को देखने में लगाएंगे, अब पुलिस क्या करेगी, उनसे आप क्या पूछेंगे वो बताइए। नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं तो आपसे सबसे पहले आप जितनी बार भी मुझे पूछेंगे, मैं ये बिल्कुल आपके सामने मैंने कहा कि ये बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन साथ साथ ये जो गुंडागर्द इनकी फोर्स है, इनका काम ही यहाँ पर अदम इस्तेहकाम फैलाना था। हम तो पहले कह रहे थे कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, इनका काम अदम इस्तेहकाम फैलाना है, और उसी की ये कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। ये आपको नजर आ रहा है कि ये उसी की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से अदम इस्तेहकाम फैले, लेकिन ये नहीं होने दिया जाएगा। इसको क्रश किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल हुआ है और किया, शहबाज गिल साहब कब करेंगे? देखिए ये देखिए इस मामले को ना, ये हो चुका, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर तो फौरी काम शुरू हो गया ना। अब वो सिक्योरिटी लैब्स हुआ, रिकवर करने में वक्त तो लगेगा ना, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है ऑलरेडी। सर अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, देखिए आईजी साहब को कुछ नहीं पता चला, ये सब कुछ हो गया, एरिया पुलिस आती है और वो बाहर आके खड़ी हो जाती है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप कहते हैं हम इसे देखेंगे, हम इसे पूरी तरह देखेंगे। आप एक आम पाकिस्तानी को भी क्या समझाएंगे? वो कितना अनसेफ फील कर रहा होगा, वो क्या फील कर रहा होगा कि पुलिस, पता है ये बात ही इंतहाई खतरनाक है कि एक एरिया में लोग मौजूद हैं और पुलिस बाहर है, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। सर ये जुमला बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये नहीं होना चाहिए था, और इस सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर हर सूरत कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम किसी सूरत गिल साहब साथ रहिएगा, शहबाज गिल साहब साथ रहिएगा हमारे। बड़ा मामला रिपोर्ट हुआ है जी, मौलाना फजलुर रहमान ने, जैसे रमीज ने सवाल भी किया था, कहा क्या था कि वो क्या करने जा रहे हैं, हम समा के नाजरीन को दिखाते हैं। था कि हम अपनी हर मेंबर की सिक्योरिटी जो है उसको लाजिम करेंगे। आज पुलिस ने भी ऑर्डर कर दिया कि उनको पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर निकाला जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई कानून है तो फिर हम कानून के पैरवी करेंगे, लेकिन अगर इसी पुलिस से मैं गैर महफूज हूँ, ये पुलिस पीटीआई के कंट्रोल में है, हमने कभी भी किसी भी बड़े से बड़े जलसे पे भी पुलिस पर इंहिसार नहीं किया है। हमने पुलिस को बताया है कि ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। पूरे मुल्क में जहाँ भी हुआ है उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि ऐसा मंसूबा तो हम भी नहीं बना सकते जिस तरह आप लोग बनाते हैं। लिहाजा इस किस्म की चीज़ें छोड़ देना कि हम किसी को अंदर नहीं छोड़ेंगे, इसका माना यह है कि वो बदनीयत है, वो हमारे अराकीन के ख़िलाफ़ कुछ करने का इरादा रखते हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमाओं को कहे कि वो बंदूक के निशाने पर हैं तो हर शहरी को ख़तरा है। अब ऐसे में अपोजिशन अगर अपने अरकान की हिफाजत ना करे तो और क्या करे? नून लीग इन सब की हिफाजत करेगी जो उनको घर भेजने में हमारी मदद करेगा। मुल्क का वजीर आज़म खड़े होकर अपोजिशन को कहे कि मेरी गोली की नशिस्त पर तुम टारगेट पर हो, जब मुल्क का वजीर आज़म खड़े होकर अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको धमकी दे, मारने की, मौत का पैगाम दे और ये कहे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गाली दे, उसके बाद जाहिर है जो शरीफ लोग होते हैं, जो हमारे मेंबरान हैं, क्योंकि ये जब मुल्क का वजीर आज़म की ज़बान ऐसी हो तो इस मुल्क के हर शहरी को ख़तरा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसे वजीर आज़म को बंद कर देना चाहिए और फिर उसके बाद जो वजीर आज़म कहता है वही किराए के तर्जुमान कहते हैं। तो आप मुझे बताएं, हिफाजत ना करें तो क्या करें?
बिल्कुल हिफाजत में करेंगे और उनकी भी हिफाजत करेंगे जो आज इनको छोड़कर इनके खिलाफ वोट देंगे। हम उनकी भी हिफाजत करेंगे। हम हर उस शख्स की हिफाजत करेंगे जो इस नालायक, नाअहल, करप्ट माफिया और कातिल को घर भेजने में हमारी मदद करेगा। तो मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू शहबाज गिल साहब आपने सुनी, वो जस्टिफाई कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने खिताब किया था ये उसका रिएक्शन है। और साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस पर कभी भी उन्होंने इंहिसार इससे पहले भी नहीं किया, तो ऐसे में अब तसादुम ना हो। पुलिस तो है ही पीटीआई के कंट्रोल में। जी देखिए, एक तो ये जो इनकी खैराती तर्जुमान है, इनका काम ही 24 घंटे झूठ बोलना है, ट्विस्ट करना है। ये हमारी बाजी इतनी फफे कुटनी है कि हर सीधी बात को उल्टी बनाना इनका फन है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि ये मेरी सियासी बंदूक के निशाने के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी बंदूक का जिक्र नहीं कर रहे थे, वो सियासी निशाने के ऊपर बात कर रहे थे। और अगर आप अपनी वीडियो चलाएंगे तो बड़ा क्लियर होगा कि ये मेरे सियासी बंदूक के निशाने पर है, उन्होंने कहा था। लेकिन क्योंकि इन मोहतरमा का काम ही हर टाइम झूठ बोलना है, तो ये भी उसको झूठ बोल रहे हैं। इन एनी केस इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जो सिक्योरिटी लैब्स है इसको बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और जिसका ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और किसी सूरत इस तरह की जो सिक्योरिटी लैब्स है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इन गुंडों को यहाँ पर रेड जोन के अंदर गुंडागर्दी करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पाकिस्तान में एक आइन है, उस आइन के तहत पाकिस्तान ने चलना है। जंगल का कानून नहीं बन सकता। क्या इमेज जा रहा होगा पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम। और गिल साहब वो ये भी कह रही हैं कि पुलिस जो है ना वो है पीटीआई के कंट्रोल में, लेकिन पुलिस जिस तरह बाहर खड़ी हुई है, अब आप ये इन्वेस्टिगेट करें, इसको ढूंढें आप, ये पुलिस फिर है किसके कंट्रोल में? क्योंकि पुलिस को तो अंदर होना चाहिए था, उनको जाकर के देखना चाहिए था। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। पुलिस का ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। पुलिस की कारकर्दगी इसमें नहीं रही जैसे रहनी चाहिए थी, ये बात आपकी दुरुस्त है। उन्हें अपनी कारकर्दगी को देखना चाहिए। और अब आप लोग टाइमली देखेंगे इसको। कंट्रोल में करते। गिल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। अंसारुल इस्लाम रज़ाकारों का पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिला JUI अरकान असम्बली ने करवाया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा रज़ाकारों को खाना खिलाएंगे। पूरी तैयारी के साथ, ऐसा लगता है वो लोग आए हैं। और अब इसी बारे में देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है, तो हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन बताएं ये सब कुछ हो कैसे पाया? देखिए, जो JUI के अरकान असम्बली हैं जो पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, उनकी जानिब से हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इनकी पार्लियामेंट लॉजेस में बाहर जब पुलिस इनको रोका तो इनको नाम दे के इनकी एंट्रीज करवाएगी, जिसके बाद इनको लॉजेस में बाज़ाब्ता दाखिले की इजाज़त मिली। और यही नहीं, बात खत्म यहाँ नहीं होती कि बल्कि फिर ये कि इनके अंदर मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए एक जो रुकने असम्बली है JUI के, उनकी जानिब से आज इशाइया दिया जाएगा जो अंसारुल इस्लाम का दस्ता अंदर गया है उसको। और जो एक सेनेटर है, बड़े सीनियर रहनुमा है JUI के, उनकी जानिब से कल सुबह अंसारुल इस्लाम के दस्ते में बाकायदा नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है। तो कल नाश्ते तक तो इनकी मौजूदगी अंदर यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए गए हैं। अब कल दोपहर का खाना है, ये कहाँ खाएंगे या उसके बाद इनका क्या आगे का लायामल होगा, ये अभी हमारे इस हवाले से भी तफसीलात कुछ देर में सामने आ जाएंगी। अलबत्ता इनके अंदर मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए जो JUI की क़यादत है उसने अपने इक़दाम भी कर लिए हैं। ठीक है, आज से लेके कल के नाश्ते तक तो मालूम हो गया कि ये लोग यहाँ हैं, आगे का नहीं पता और पुलिस का तो बिल्कुल नहीं पता। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तो जनाब जो यहाँ पर आ गए हैं, सिक्योरिटी संभाल चुके हैं, उनके लिए खाने नाश्ते का भी एहतमाम है, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तरीन ग्रुप का वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले सूबाई बुज़रा से इजहार लाताल्लुकी। रहनुमा तरीन ग्रुप सईद नूरानी का कहना है कि आसिफ नकई और शमशान बुखारी कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। हमारा जो मौक़िफ़ है हम उस पर कायम हैं और हमें उस मौक़िफ़ की में कोई पछतावा नहीं है। जो भी उनको कोई दोस्त इस तरह का मशवरा दे रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से का कह रहा हूँ, तो उनसे मुझे ये तवक्को है कि बजाय वो लड़ाई लड़ने के वो सियासी गुफ्तगू करेंगे, सियासी मुज़ाकरात करके किसी को अपना मौक़िफ़ मनवाएंगे या उनका मौक़िफ़ सुन के अगर उसमें वज़न है तो उनको मानेंगे। आसिफ नकई साहब और शमशान बुखारी साहब कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। जो तरीन ग्रुप का हिस्सा था वो इंटैक्ट है, वो इकट्ठे हैं
उनका मरना जीना इकट्ठा है। और सबसे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वालिद आसिफ अली ज़रदारी से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के बयान को नाकाबिले बर्दाश्त उन्होंने करार दिया। कहा, जान से मारने की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है। कानूनी चाराजोई का भी ऐलान कर दिया। खबरदार किया कि बच्चा ना समझना, अब जो मैं करूंगा वो आप नहीं भूलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून अव्वल पर भी इल्जामात लगाए। बस अब हम बर्दाश्त नहीं, हम बच्चे नहीं रहे। जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है। हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हम बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। कल परसों की बात, जो आपके बाद भी अगर कोई सिलेक्टेड कोई आमिर आएगा तो यही पीपल्स पार्टी उनके सामने डट के खड़ी होगी। तूने माँ के नाम का हॉस्पिटल पे डाका मार के बीमार मरीजों के पैसा छीन के तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया। शर्म करो, दूसरे पे इल्जाम लगाते। तू तो सजा याफ्ता हो, अमेरिका का कोर्ट ने सजा सुनाया है। आपको मालूम है कि मौलाना मौदूदी कौन है? आपको एहसास है कि जमात उलमा इस्लाम का तारीख क्या है? मुफ्ती महमूद, सॉरी मुझसे गलती हुआ, हमसे भी स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है। ये सिर्फ वजीर आजम का हक नहीं है। मेरा तो खातून अव्वल के लिए बहुत एहतराम, कभी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की। जो कहानियाँ जो हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे, खातून अव्वल के करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? हमें तो बताया जाता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातून अव्वल को पैसा नहीं पकड़वाते हो। जो आपके चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, वो सारे पैसे हर तरफ फेंक रहे थे, मगर बुज़दार साहब सबसे होशियार था। उसने जहां पैसा दिया वो काम जादू की चला और अभी तक वो मुसीबत पंजाब का वजीर आला है। लीमा बाजी ने अपने सिलाई मशीन्स बेच के इतना पैसा बनाए। मतलब हम एक बात का भी यकीन करें कि तू आज तक अपने क्रिकेट के खिलौने बेचते अपना किचन चला रहे हो। ओह, जो केसेस आप पे बनने वाले हैं इमरान, तुझे अंदाजा ही नहीं। तुझे दुआ करना चाहिए, खातून अव्वल से दुआ करवाए कि कोई और नहीं सदर जरदारी का हुकूमत आए। शहबाज शरीफ साहब से हम वक्त पे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा वजीर दाखिला रखें। मौलाना फजल रहमान साहब को आपने किस किस्म का गाली दी? तू होते कौन हो मौलाना साहब को गाली दे? तू है कौन? ये है कौन? इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा। इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन की बुनियाद पे हटाया गया। अब गाली देने से उसका कुर्सी नहीं बचता। आपने जो हम पाए खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। कल हम आपको निकालेंगे। साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। आप साफ और शफाफ इलेक्शन से मुंतखब हो, मैं आपको सिलेक्टेड नहीं कहूंगा। वफाकी वजीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मुझे वोट दे दो, मुझे सपोर्ट दे दो, और अपनी नाकामी की वजह से फिर इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने लगो। मैं जरा आज आपके सामने रखता हूं, इनकी तारीख रखता हूं। यह बड़ा अजीब बनता है कि मैं तो मासूम हूं। जब ये तालीम हासिल कर रहा था, और जारी सी बात है पाकिस्तानी कौम के पैसों से इनकी तालीम भी होती है। ये लंदन में जब तालीम हासिल कर रहा था तो इसको घर से एक फोन जाता है और ये किताब है वे ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इसका जिक्र है कि 3 नवंबर को फरजंद जरदारी की वालदा इसको फोन करती है और उसको बताती है कि जो हमारे करप्शन का पैसा है, जो हराम का पैसा है, वो कहां कहां पे पड़ा हुआ है। उसके अकाउंट्स और तफसीलात बताते हैं इसको। मतलब ये कि इनके पेट में हर जाने वाला नवाला हराम का है, और जब बाहर तालीम हासिल कर रहा है तो उसको घर से फोन जाते हैं, उसको बताते हैं कि पाकिस्तानी कौम का जो पैसा हमने लूटा है वो कहां कहां पे पड़ा हुआ है। इससे तो आपकी तरबियत हुई है।
आप इस चीज का, पैसे का जवाब दें। हम तो आपसे पैसे का, करप्शन का, इसका सवाल करते हैं। आप आ जाते हैं खवातीन के ऊपर गुफ्तगू करने पे, आप खातून अव्वल के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो सिंध की आपने हालत कर दी है, बल्कि सिंध के ऊपर मैं बाद में आता हूं, जो मुसलसल इनकी 14 साल से हुकूमत है, लेकिन इससे पहले कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील एक किताब है जिसमें जरदारी के करप्शन का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब पहली दफा इसको वजारत मिली, और वो मैं जो सिनेमा से टिकट ब्लैक में फरोख्त करता था उस पर नहीं जाता, जब से हुकूमत बनी है मैं इस पे आ जाता हूं, कि जब पहली हुकूमत बनी, पहली दफा ये मिनिस्टर बना तो इसको मिस्टर 10%, फिर कोई और वजारत मिली मिस्टर 50%, यहां तक कि मिस्टर 100% इसको कहा गया, क्योंकि हर काम में ये कमीशन और करप्शन करता था, कमीशन लेता था हर मंसूबे में। जब ये वजीर बना और बेनजीर की हुकूमत थी, कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील में इसका पूरा जिक्र है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है जरदारी के करप्शन के हवाले से, कि किस तरह इन्होंने $200 मिलियन का एक गबन किया। इन्होंने मुख्तलिफ इनके स्कैंडल्स, कोई भी मंसूबा हो, उन स्कैंडल्स का जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में है, और मैं ये मीडिया के दोस्तों को दूंगा कि आप इसको चलाए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और ये 9 जनवरी 1998 को शाया हुई थी। 9 जनवरी 1998 को, तब से इनकी करप्शन की दास्तान है और फिर ये चलती आ रही है। फिर इसके साथ एक और रिपोर्ट है जो बैनुल अक़वामी जरीदों में शाया हुई आसिफ अली जरदारी की करप्शन के हवाले से, और उसमें एक एक मुल्क का और एक एक प्रोडक्ट की पूरी तफसीलात है, जिसमें जरदारी के जो 23 जुलाई 1998 को स्विस अकाउंट्स का भी इसमें जिक्र है, फिर इसमें पोलैंड का इनका जिक्र है, इनके फ्रांस के जायदादों का जिक्र है, फिर इसके साथ साथ, और ये जो हराम के पैसों की मैं बात कर रहा हूं, जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा, और ये कोई मैं यहां पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया, मैंने आपको कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील का हवाला दिया, और मैं आपको एक और बैनुल अक़वामी जरीदे में शाया होने वाली रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, ये भी इनके हवाले से लिखी जा चुकी है। फिर एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये फेक अकाउंट्स की JIT आप सबको याद होगा कि जब सिंध में हम देखते हैं कि इंसान और जानवर एक ही गंदे तालाब से पानी पीते हैं, पूरा खुराक ना मिलने की वजह से तर में हर साल 400-500 बच्चों की अमवात होती है। हम देखते हैं कि सिंध में अरबों रुपए के गंदुम चूहे खा जाते हैं। हम देखते हैं कि करकायद के सड़क को कचरे का ढेर बना दिया जाता है। हम देखते हैं कि वहां पे जमीनों पे कब्जे, शुगर मिलों पे कब्जे, हम वो देखते हैं। पेंशन्स में हम देखते हैं कि पेंशन फंड में वज़ीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम आपको बताएं। उन्होंने ट्विटर पर इमरान खान को मुखातिब करके तंजिया सवाल लिखा। गुस्सा, इश्तियाल, धमकियां, गालियां, जबान दराजी, अब घबरा गए हैं ना? पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में फेंक दिया गया है। चारों तरफ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेअमनी है और दहशतगर्दी का राज है। मरियम नवाज ने कहा, कौम आपकी नाअहली, जहालत की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी है। मजीद की कोई गुंजाइश नहीं। अपनी नाकामियों का इल्जाम ऑपोजिशन और दूसरे ममालिक को न दें। आप साजिश का वावेला करके कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी खाली धमकियां आपके किसी काम की नहीं। लेकिन नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करके तंजिया सवाल लिखा कि गुस्सा, इश्तियाल, धमकियां, गालियां, जबान दराजी, आप घबरा गए हैं ना? पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के घड़े में फेंक दिया। मरियम नवाज ऐसा कहती हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन, हुकूमत ने अपने अरकान को अपोजिशन से दूर रखने की मनसूबाबंदी कर ली। 17 नाराज अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 6 से 7 नाराज अरकान से आज राब्ता किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से। टिका खान सानी, क्या क्या मनसूबा बनाया गया, किस तरह से हुकूमत अब इस सारे के सारे मामले को पीछे धकेलेगी?
जी बिल्कुल, हुकूमत के बड़े जो क़यादत है और तमाम जो अरकान कौमी असम्बली जो हुकूमत के साथ है, यकीनन और वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम जो क़यादत है वो मुतहर्रिक है और इस मिशन में है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो अरकान कौमी असम्बली है उनका जायजा लिया गया इजलास में और उसमें 7 से 17 अरकान की बाकायदा तौर पर फहरिस्त बनाई गई है और उसमें से 6 से 7 अरकान ऐसे हैं जिन्हें अपोजिशन से दूर रखने के लिए बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी की गई है और इस हवाले से उन तमाम अरकान से फौरी तौर पर राब्ता करने का भी फैसला हुआ है और राब्ते शुरू भी कर दिए गए हैं। 6 से 7 अरकान से फौरी राब्ता किया जाएगा, 17 से बाद में इसके साथ साथ तरक्याती फंड हों या अगले इलेक्शन के टिकट्स हों, उनकी मर्जी के साथ बात आगे बढ़ाई जाएगी और तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से हुकूमत ने एक और स्ट्रेटजी बनाई है। तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं इन अरकान के लिए और इन्हें हर सूरत में साथ लाया जाएगा और कुछ ने एश्योरेंस भी दे दी है। इसके साथ साथ डी चौक की तरफ नजर है, बड़ा इज्तिमा जो है वो दोबारा डी चौक की तरफ हो सकता है और इस हवाले से तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी या नाकामी की सूरत में दूसरा ऑप्शन जो है। टिक्का खान सानी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। कराची से खबर, जहां के इलाके लियाकताबाद 7 नंबर में घर में 2 माह की बच्ची को पुरअसरार तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बच्ची की वालदा का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, पुलिस को क्या क्या बताया बच्ची की मां ने? जी देखिए, लियाकताबाद 7 नंबर पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब घर में से 2 माह की बच्ची की लाश जो है वो मिली है, गला कटी हुई लाश थी। पुलिस ने तहकीकात आगे बढ़ाई है और वालदा की जो बच्ची की वालदा है उसका बयान जो है वो लिया है। बच्ची की वालदा का ये कहना है कि एक लड़का है जो कि छत के रास्ते से घर में दाखिल हुआ है और उसने वालदा को धक्का दिया जिससे उसका सर जो है वो फ्रिज से जाके टकराया है और वो चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई और जब वो होश में आई तो वालदा का ये कहना है कि उसने ये देखा कि बच्ची का गला कटा हुआ था और खून बह रहा था, जिस पर उसने शोर मचाया और अहले मोहल्ला जमा हुए और उनकी जानिब से एम्बुलेंस को तलब किया गया। पुलिस का ये कहना है कि अभी इस मामले में काफी जो है वो पुलिसरारियत है और इसकी मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात की जा रही है कि वो किस नौजवान के आने का दावा जो है वो खातून करती दिखाई दे रही है। अभी इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जी अहमद रहमान खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गाय बैलों में लंपी स्किन नामी बीमारी फैलने से कराची में बड़े गोश्त की फरोख्त कम हो गई है। मवेशी मंडियों में गाय बैलों की फरोख्त में नुमायां कमी हुई, जबकि पकवान सेंटर्स को तकरीबात के ऑर्डर देने वाले शहरी भी अपने खाने बीफ से चिकन में तब्दील करवा रहे हैं। शाहनवाज अली कादरी इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची के गाय बैलों में लंपी स्किन बीमारी के वबाई शक्ल इख्तियार करने से बड़े गोश्त की फरोख्त पूरी तरह मुतासिर हुई है। मंगल और बुध को मवेशी मंडियां लगी तो जरूर, मगर जानवरों की फरोख्त में 1/4 कमी देखने में आई। ऐसे जमान 100% जो माल बिक रहा था अभी 50% बिक रहा है। हाँ, खरीदार में बहुत फर्क हो गया है, कराची वाले वैसे ही डर रहे हैं। गाय के गोश्त की फरोख्त में वाज़ेह कमी की तस्दीक कसाब भी कर रहे हैं, जो कारोबार में अचानक आई मंदी से बहुत परेशान है। ये हमारा माल जो जानवर 50-60 ज़िबा होता है, अभी हमारे पास तकरीबन 30-35 माल खड़ा हुआ है जो ज़िबा होने के लिए। नहीं ज़िबा हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गए सारे, ये माल खड़ा हुआ है सारा चारों तरफ। शादी ब्याह की जो तकरीबात है, जिन्होंने गोश्त की बुकिंग हुई थी, जिसमें बीफ की बुकिंग करी हुई थी, उन्होंने जो है अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, उन्होंने जो है चिकन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए। जो दुकानदार जो सेल करता था 1 लाख रुपए की, उसने कल 2-3 दिन के अंदर जो है किसी ने 15,000 रुपये का गोश्त बेचा है, किसी ने 10,000 रुपये का गोश्त बेचा है। बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत फ़र्क आ गया है। यकीन करो, जो आ रहा है वो यही जिक्र करता हुआ आ रहा है। अगर 10,000 सेल होती है ना तो अब 3,000 रुपये पे आ गई है कहानी। लंपी स्किन बीमारी के फैलाव और बीमार जानवरों के गोश्त की फरोख्त का मामला सामने आने के बाद पकवान सेंटर्स को भी बीफ के ऑर्डर मिलना बंद हो गए हैं और जिन्होंने पहले दे रखे थे वो इसे तब्दील करा रहे हैं। लोग डरे में इससे जो वबा आई हुई है। अभी मेरे पास एक ऑर्डर था 3 दिन पहले, तो वो बीफ में था, उन्होंने चिकन का करवा दिया टाइम पे आके ना। वो बहुत घबराए हुए थे लोग बाग। मेरे पास कल बीफ का प्रोग्राम था, लोगों ने बोटियाँ जो है ना वो प्लेटों में छोड़ दी। एक हफ्ते में चिकन का ही ऑर्डर बनाया है, बछिया का नहीं बनाया। एक कस्टमर आया, उन्होंने पहले बीफ की बुकिंग करवाई हुई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं जी आप चिकन कर दीजिए। बिरयानी का ऑर्डर था उनका, उन्होंने चेंज करके चिकन करवा दिया। गोश्त की फरोख्त में कमी का सारा दबाव मुर्गी के गोश्त पर पड़ा है, जो लंपी स्किन बीमारी की खबर आने से पहले ही 400 रुपये किलो फरोख्त हो रही थी और अब वो 500 रुपये किलो और कई इलाकों में इससे भी ज़्यादा महंगी फरोख्त हो रही है। रेट तो बढ़ गए हैं ना मुर्गी के गाय की वजह से, वरना इसके रेट जो है 260-280 इतने ही चल रहे थे। पहले मुर्गी बदनाम थी, अब गाय बदनाम है।
गाय का गोद तो ख़राब है, वो तो कोई लेता ही नहीं है। अभी मुर्गी बेचारे खाते थे, वो भी नहीं खा सकते। 250-300 रुपये किलो था, अचानक 300 से 350, 400, 500 तक हो गई है। पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है कि चिकन की डिमांड एंड सप्लाई का कोई मसला नहीं है। रिटेल दुकानदार फरोख्त बढ़ने का फायदा उठा रहे हैं, मगर दुकानदारों के पास कीमत में इजाफे का वही पुराना और रटा रटाया जवाब मौजूद है। सर ये पीछे से आरती ने महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से जो ना ये मुर्गी हमें महंगी बेचनी पड़ रही है। लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए महकमा लाइव स्टॉक सिंध मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। 8 मार्च को महकमा लाइव स्टॉक की पाबंदी के बावजूद कराची और चंबल समेत सूबे भर में मंगल बुध की मवेशी मंडियां लगाई गईं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और लाहौर चिड़ियाघर में आए रोज जानवर मरने लगे। बीमार जानवर इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ने लगे। आयशाता की रिपोर्ट। जानवरों की बस्ती चिड़ियाघर, जिसके मकीन बीमारियों से लड़ते लड़ते आए रोज हमेशा के लिए चिड़ियाघर छोड़ जाते हैं। आए रोज जानवरों की बीमारी और हलाकत लम्हा फिक्रिया, जबकि इंतजामिया महज दूर से देखकर मर्ज का अंदाजा लगाती है। हम एनिमल्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे। इधर हम उनको कोई रिस्ट्रेनिंग फिजिकल रिस्ट्रेन कर सकते हों, या हम उनके अंदर कोई एनेस्थीसिया या वो चीज, तो इसके अंदर करंटली हम अभी लैक कर रहे हैं। ज़राफ़ा पाँव के मर्ज में मुब्तला होकर चल बसा। टोनी शेर और काजल शेरनी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर अपने साथियों को तन्हा छोड़ गए। इनका इलाज मुमकिन तो था, मगर इंतजामिया की नाअहली आड़े आ गई। जो आपने जिराफ का जिक्र किया, जिस तरह उसमें थ्रश था या पाँव में फंगस थी, तो वी नीड टू डू एन एक्सरे कि हमें पता लगे उसके हूफ के अंदर कहाँ तक पेनिट्रेट किया हुआ है। वो पोर्टेबल मशीन्स होती हैं जो कि हमारे पास हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं है तो वो इग्नोर हो जाता है। चिड़ियाघर में मौजूद तन्हा नायाब गैंडा इन दिनों बीमार, जबकि दरियाई घोड़ा भी दिमागी मसाइल का शिकार है। इनका इलाज भी पत्तों की वाइल्ड लाइफ सेंटर में मुमकिन है, मगर इंतजामिया इन्हें ले जाने से कासिर। मॉडर्न चिड़ियाघर के बासी इंतजामिया की सुस्ती और काहिली की भेंट चढ़ रहे हैं। चिड़ियाघर में बड़े जानवरों के लिए तिब्बी सहूलियात का फुकदान न सिर्फ महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि आए रोज इनकी हलाकत की बड़ी वजह भी है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।